अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। सो अपने चैप्टर नंबर 2 की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे कि स्टैक क्या होता है और क्यों क्या होता है। बेसिकली ये दोनों आपकी लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं और हम आपके पेपर के लिहाज से देखेंगे कि हमें कौन-कौन से मेन पर्सपेक्टिव हैं जो क्लियर होने चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए कि स्टैक और क्यू होती क्या है, हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं। डाटा स्ट्रक्चर जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ यूज़ करना है in order to store your data in a computer or in a database more efficiently, ताकि आप उसे बेहतर तरीके से डाटा को एक्सेस कर सकें, चेंज कर सकें। सो आज के लेक्चर में हम ये दो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, एक स्टैक और एक क्यू। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्टैक क्या होता है। सबसे आसान तरीका स्टैक को माइंड में रखने का ये है कि स्टैक एक पाइल की तरह होता है। जिस तरह हम बुक का पाइल क्रिएट करते हैं या फिर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स में से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम पाइल बना के रखते हैं और उसमें से जो सबसे ऊपर रखा होता है वो हम सबसे पहले निकालते हैं। दिस इज़ स्टैक। यानी स्टैक जो है वो एक सिंपल से प्रिंसिपल पे काम करते हैं जिसे हम लीफो कहते हैं। आगे डाटा स्ट्रक्चर के अंदर ये दो टर्मिनोलॉजीज़ आपको बहुत दफ़ा सुनने को मिलेंगी, लीफो एंड फीफो। लीफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे आखिर में आया है वो सबसे पहले जाएगा। यानी अगर हम बुक्स का पाइल बना के रखते हैं तो जो सबसे ऊपर बुक होगी वो सबसे पहले हम उठाएँगे। अगर हम प्लेट्स का रखते हैं तो जब सबसे ऊपर प्लेट रखी होगी वो सबसे पहले निकालेंगे। इसी तरह और रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जिनका भी आप पाइल क्रिएट करते हैं तो जो सबसे टॉप पे रखा होता है, यानी जो सबसे आखिर में रखा होता है वो सबसे पहले उठाते हैं। दिस इज़ स्टैक। यानी एक ऐसा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम जो डाटा स्टोर करेंगे उसमें जो सबसे आखिर में डाटा हम अपने स्टैक के अंदर स्टोर करेंगे वो हम सबसे पहले निकालेंगे। अब इसको अप्लाई करने के लिए हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं। कहीं एरे के अंदर भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, लिस्ट के अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं हम। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस भी बने होते हैं जिनके थ्रू आप इसे यूज़ करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि एक ऐसा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर जहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि जो चीज़ आपने सबसे आखिर में एंटर की है वो सबसे पहले आपने उसे आउट करना है। अब इसकी बात करते हैं कि अगर हम कंप्यूटर के अंदर बात करें तो वहाँ हम डाटा को कैसे मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट करेंगे। देखिए अक्सर हम अनडू और रीडू करते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है, जो सबसे आखिरी स्टेप होता है वही सबसे पहले वापस रिवर्स होता है। यानी अनडू रीडू में हम स्टैक ही बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं जिसमें सबसे लास्ट परफॉर्म एक्शन जो है वो सबसे पहले अनडू होता है। तो अनडू और रीडू के जितने भी टास्क होते हैं जहाँ पर भी आपने डाटा को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना होता है कि आप रिवर्स कर सकें, डाटा को रिवर्स में ट्रैक कर सकें और अपने लास्ट एक्शन परफॉर्म को अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करना चाहें तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप यूज़ करेंगे स्टैक। अब जो स्टैक होता है इसके अंदर क्योंकि स्टोर तो हमने डाटा ही करना है, तो डाटा हम फिक्स साइज़ का भी स्टोर कर सकते हैं और इसको हम डायनामिक भी बता सकते हैं। यानी ये स्टैटिक और डायनामिक दोनों हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। ये बात पहले कई दफ़ा हमने डिस्कस की है कि हर चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड कर रही होती है। आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होंगी आप उस तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जिस तरह हम अगर डिफरेंट फ़ील्ड्स की बात करें तो वहाँ भी तमाम रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती। हर एक रिक्वायरमेंट हर एक फ़ील्ड की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। सो सिमिलरली हर जगह हमें डाटा डिफरेंट तरह से स्टोर करना होता है, तो इसीलिए हम ये सारी डाटा स्ट्रक्चर्स की जो टाइप्स हैं वो डिस्कस करते हैं ताकि आपको पता हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट को एनालाइज़ करके और इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देख सकें कि आपने कहाँ क्या यूज़ करना है, राइट? सो सिमिलरली स्टैटिक स्टैक बनाना है या डायनामिक बनाना है, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट पे और आपके वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे, यानी आप उसको किस तरह तरह इम्प्लीमेंट यानी अप्लाई करोगे, ये उस पे डिपेंड करता है। सो बेसिकली स्टैक क्या है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। यूज़ कहाँ करते हैं? जहाँ पर हम अपने आखिरी एक्शन को बेसिकली माइंड में रखते हुए, यानी हमें ट्रैक करना होता है कि हमें पता हो कि आखिरी एक्शन क्या था ताकि अनडू और रीडू के ऑपरेशन हम आसानी से परफॉर्म कर सकें। सो अगली स्लाइड में अब देखते हैं ज़रा कि रियल लाइफ एप्लीकेशन स्टैक की हैं क्या।
ओके, तो अब बात करते हैं कि रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ स्टैक अगर आपसे पूछ ली जाए पेपर में कि बताएं स्टैक को हम कहाँ यूज़ करते हैं, किस तरह की रिक्वायरमेंट में यूज़ करते हैं या इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले तो हम पिछली स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पर भी आपने अनडू रीडू ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वहाँ पर आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ मुझे स्टैक ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। जैसे एमएस वर्ड वगैरह के अंदर या नॉर्मली जहाँ भी आप अनडू रीडू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि हमेशा जो आखिरी स्टेप हमने परफॉर्म किया होता है सबसे पहले वही रिवर्स होता है। सिमिलरली आप ब्राउज़र हिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर जब भी बैक प्रेस करते हैं तो इसका मतलब है हम हमेशा एक स्टेप जो पिछला होता है उस स्टेप को आउट करते हैं, यानी जो लास्ट टाइम हमने परफॉर्म किया होता है सबसे पहले वो वाला अनडू होता है। सिमिलरली कंपाइलर जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इसको यूज़ कर सकता है। बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम का मतलब ये जैसे गेम्स वगैरह में जैसे ये पजल्स और मेज़ गेम्स होती हैं जहाँ पर आप हमेशा अपनी पिछली, अगर आपने रास्ता चेंज करना है तो एक स्टेप पीछे आते हो, फिर उससे स्टेप पीछे आते हो एंड देन आप उसको चेंज करते हो। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी या ऐसे सॉफ्टवेयर हमने बनाने होंगे वहाँ पर हमें स्टैक हेल्पफुल होगा और हम स्टैक को यूज़ करके ये तमाम काम बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ कॉमन ऑपरेशंस की। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि कोई से भी स्टैक के बेसिक ऑपरेशंस बताएं जो हम अप्लाई करते हैं। अब ये वो ऑपरेशंस हैं जो आप जो मर्ज़ी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें, आप पाइथन यूज़ करें, जावा, सी प्लस प्लस, हर एक के अंदर ये फंक्शन सेम होते हैं। यानी ये वो टर्म्स हैं जो स्टैक के साथ फिक्स हैं कि आप ये नहीं कहोगे कि मैंने स्टैक के अंदर डाटा एंटर करना है या मैंने निकालना है। आप कहोगे डाटा पुश करना है या डाटा पॉप करना है, राइट? क्योंकि हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके अंदर कॉन्सेप्ट्स सेम ही अप्लाई होगा। तो अब अगर आप कहोगे ना मैंने स्टैक के अंदर डाटा एंटर करना है तो वो प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट में रॉन्ग कंसिडर होगा। क्यों? क्योंकि आपको कहना चाहिए मैंने स्टैक के अंदर डाटा को पुश करना है या मैंने डाटा को पॉप करना है। अब ये पुश, पॉप, टॉप, इज़, एम्प्टी, इज़, फुल क्या हैं? ये कुछ टर्म्स हैं जो कि हमने इस स्टैक के साथ प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर यानी प्रोग्रामिंग के लिहाज से हमने फिक्स कर दिए हैं कि अच्छा जब भी स्टैक के बेसिक ऑपरेशन की बात होगी तो इसका मतलब है कि इसके साथ कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। यानी जहाँ भी कोई कहेगा ना स्टैक के अंदर पुश करना है तो पुश का मतलब है हमने नया एलिमेंट ऐड करना है, यानी कोई नई चीज़ या नया आइटम ऐड करना है। जैसे अगर हमने बुक्स रखी हैं, मैं ऊपर अगर एक बुक रख रही हूँ तो स्टैक की टर्मिनोलॉजी में मैं कहूँगी आई एम एक्चुअली पुशिंग दी बुक, राइट? उस पाइल के ऊपर जो हम कर रहे हैं वो एक बुक को ऐड कर रहे हैं, दैट इज़ पुश। ये नहीं कहेंगे कि हम बुक प्लेस कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हमने एक स्टैक कंप्यूटर के अंदर डाटा की बनाई हुई है तो हम कहेंगे हम इसके अंदर नया एलिमेंट या नया डाटा पुश कर रहे हैं। पॉप का मतलब क्या होगा? हम उसके अंदर से रिमूव कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। यानी और वो कौन-सा निकालेंगे ये बात भी हमें पता है कि हम किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, लीफो पे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे आखिर में जो हमने डाटा एंटर किया होगा वही हमारा सबसे पहले निकलेगा, राइट? सो रिमूव द टॉप आइटम। टॉप आइटम का मतलब क्या है? जो सबसे टॉप पे सबसे ऊपर पड़ा है, यानी लास्ट में हमने एंटर किया है। फिर एक और यूज़ होता है पीक, ये टॉप। ये सिर्फ़ इसलिए होता है कि आप ये देख सकें कि इस वक़्त टॉप के ऊपर सबसे ऊपर क्या पड़ा हुआ है, कौन-सा डाटा पड़ा हुआ है। जैसे अगर हम रियल लाइफ़ की बात करें तो बुक कौन-सी पड़ी हुई है। सो टॉप पीक जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको देखने के लिए, एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, उसे कोई चेंज करने के लिए यूज़ नहीं होता। यानी निकालना नहीं है हमने, सिर्फ़ हमने देखना है कि कौन-सा एलिमेंट है जो कि टॉप पे पड़ा हुआ है। सिमिलरली इज़ एम्प्टी और इज़ फुल भी हम 2 फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करते हैं। नाम से पता चल रहा है इज़ एम्प्टी हम तब यूज़ करते हैं जब हमें चेक करना हो कि हमारे स्टैक के अंदर कुछ कोई एलिमेंट एग्ज़िस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी वो क्या वो खाली है या नहीं। और इज़ फुल हम नॉर्मली यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि हमारी स्टैक फुल हो गई है। जैसे आपको पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम इसे बनाएँगे तो ऑब्वियसली हमें कोई ना कोई जो है वो इसको साइज़ वग़ैरह असाइन करना होगा और ये अब देखें जहाँ साइज़ की बात आती है तो इसका मतलब है वो स्टैटिक की बात हो रही है, राइट? तो क्योंकि हमने ऑब्वियसली स्टैटिक बनाई होगी तो हम उसको साइज़ देंगे ना, डायनामिक में तो वो साइज़ चेंज कर सकती है। तो इसलिए हम जो इज़ फुल है वो सिर्फ़ तब अप्लाई करते हैं जब हमने कोई एक स्टैटिक स्टैक बनाया हो। स्टैटिक का मतलब क्या है? एक फ़िक्स्ड साइज़ बनाया हो और हमने उसको फ़िक्स साइज़ दिया हो तो हम चेक करने के लिए यूज़ करते हैं कि क्या हमारा स्टैक जो है वो फुल हो गया है या उसके अंदर कोई स्पेस अवेलेबल है। तो इज़ फुल सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो तब यूज़ होती है जब आपका जो स्टैक है वो स्टैटिक हो, उसका साइज़ हमने पहले से फ़िक्स किया हो, तब हम इज़ फुल को यूज़ करते हैं। बाकी सारे हम नॉर्मली दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या फिर डायनामिक। तो ये कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव।
अब इसको ज़रा विजुअली भी देख लेते हैं कि स्टैक विजुअली कैसे, यानी हम अगर देखें कि स्टैक कैसे बनता है तो देखें, सबसे पहले अगर हमने ए इंसर्ट किया वो सबसे आखिर में चला गया, फिर बी, फिर सी, फिर डी, तो जो आ रहा है वो हमें टॉप पे जा रहा है, यानी हमारा टॉप जो है वो उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है या उस एलिमेंट को शो कर रहा है जो सबसे आखिर में डल रहा है। और पुश का मतलब है हम अंदर डाल रहे हैं, पॉप का मतलब है हम निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं हमने डी को पुश किया, यानी डी डाला, कहाँ डाला, लास्ट में, यानी लास्ट इन है। और अगर आप सामने देखें तो वो फर्स्ट आउट है, यानी सबसे पहले हमने जो निकाला वो हमारा डी पॉप, तो ये लास्ट इन फर्स्ट आउट को रिप्रेजेंट या शो करा रहा है। और आप देख रहे हैं कि टॉप हमारा अब डी जब निकल जाएगा तो टॉप पे किधर आ जाएगा, सी के पास, सिमिलरली सी निकल जाएगा तो बी के पास। सो इस तरीके से हम स्टैक को विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे आखिर में एंटर होगा वो सबसे पहले हम आउट करेंगे। अब बात करते हैं अपने सेकेंड इम्पॉर्टेंट डाटा स्ट्रक्चर की, जो कि क्यू है। क्यू बेसिकली सिंपल आसान अल्फाज में अगर आपने क्यू को समझना है तो क्यू किसे कहते हैं, लाइन को। लाइन में जो सबसे पहले खड़ा है वो सबसे पहले जो है वो इंटरटेन किया जाएगा। लेट्स सपोज आप कॉलेज की कैंटीन में खड़े हैं तो जो सबसे पहले लाइन में खड़ा है उसको सबसे पहले चीज़ मिलेगी। सो सिमिलरली टिकट ऑफिस होते हैं जैसे, तो वहाँ पर भी आप देखते हैं कि जो लाइन में पहले खड़ा होता है उसको पहले टिकट मिलता है। सो ये तमाम रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। कंप्यूटर के अंदर हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे, जहाँ भी हमें कोई ऐसे काम करना हो कि जो टास्क कंप्यूटर के पास सबसे पहले आया है वो उसको पहले एग्जीक्यूट कराए या उसको परफॉर्म कराए, और जो बाद में आया वो बाद में कराए। तो जहाँ पर भी हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट होंगी वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, क्यू यूज़ करेंगे। क्यू का बेसिक जो सिंपल रूल है वो फीफो है, यानी फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट। फर्स्ट आइटम जो सबसे पहले ऐड होगा वो सबसे पहले रिमूव होगा। और यूज़ कहाँ करना है, यानी आपने माइंड में रखना है कि जहाँ भी आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट होंगी कि आपने चीज़ों को ऐसे प्रोसेस करना है कि जो पहले आया है उसको पहले एग्जीक्यूट कराना है, देन यू आर गोइंग टू यूज़ दी क्यू। अब कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि क्यू कैसे काम करता है। ओके, तो कुछ एग्जांपल्स तो हम अभी पीछे डिस्कस कर चुके थे कि जैसे टिकट काउंटर होता है हमारा, कि जो टिकट की लाइन में सबसे पहले खड़ा होगा उसे सबसे पहले टिकट मिलेगा। सिमिलरली आप अगर कॉल सेंटर्स की बात करें तो जिस तरह जो सबसे पहले कॉल आती है दूसरे को कहा जाता है वो वेट करे, और जब जो पहले कॉल मिलाता है उसको पहले एंटरटेन किया जाता है। सिमिलरली ट्रैफिक सिग्नल की बात करें, जो गाड़ियाँ ट्रैफिक सिग्नल में आगे खड़ी होती हैं तो वो पहले मूव करती हैं, बाकी लाइन में पीछे मूव करती हैं, राइट? ये तो कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं। अगर हम कंप्यूटर के अंदर बात करें तो जैसे अगर आप प्रिंटर कभी आपने यूज़ किया हो तो प्रिंटर को जो कमांड पहले हम प्रिंट की देते हैं वो पहले उसको एग्जीक्यूट करता है, फिर जो आपने सेकंड नंबर पे दी होती है उसको चलाता है। यानी लेट्स सपोज अगर मैंने 3 डॉक्यूमेंट खोले हैं, एक मैंने वर्ड फाइल खोली हुई है उसका मैंने प्रिंट देना है, एक मैंने कोई इमेज खोली हुई है उसका मैंने प्रिंट देना है, एक मैंने कोई और पावर पॉइंट की फ़ाइल यानी स्लाइड्स हैं वो प्रिंट करनी है। तो अब अगर मैंने वर्ड वाली कमांड यानी वर्ड वाले जो पेजेस प्रिंट करने थे उनको पहले कमांड दी, और पिक्चर को सेकंड पे दिया और स्लाइड्स को तीसरे पे दिया, तो प्रिंटर उसको उसी तरह ही प्रिंट कराएगा। जो कमांड पहले गई थी वर्ड वाली, एमएस वर्ड की, वो पहले प्रिंट होगी, फिर पिक्चर प्रिंट होगी, फिर पावर पॉइंट प्रिंट होगा। इसी तरह जो आपका सीपीयू है वो भी कई तरह के एल्गोरिदम्स, डिफरेंट तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ करता है। बेसिकली आपका पूरा कंप्यूटर किसी न किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर जितने भी हैं वो किसी न किसी एल्गोरिदम पे काम करते हैं, यानी उनके बैकएंड पे कोई ना कोई एल्गोरिदम काम कर रहा होता है, कोई ना कोई आपका जो है वो एल्गोरिदम आपको फैसिलिटेट कर रहा होता है, और उसकी बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर काम कर रहा होता है। तो आपका जो सीपीयू है वो भी बेसिकली इन टास्क को यूज़ करके या इन जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं उनको यूज़ करके किसी न किसी तरीके से काम कर रहा होता है। तो क्यू उस तरह के टास्क में हेल्प करती है जहाँ पर कंप्यूटर ने स्केजुअलिंग करनी हो, कि स्केजुअलिंग का मतलब क्या है कि उसने ये देखना हो कि उसने कब कौन-सा टास्क जो है वो एग्ज़ीक्यूट कराना है, यानी बेसिकली चलाना है। सीपीयू स्केजुअलिंग के अंदर आप ये भी एक पूरा कोर्स होता है जो कि आप आगे जाके यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ोगे, कि स्केजुअलिंग एल्गोरिदम्स बहुत सारे होते हैं, उनमें से एक राउंड रॉबिन भी एल्गोरिदम है और उसके अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो क्यू होता है। सिमिलरली आगे हमारा एक और डाटा स्ट्रक्चर आएगा ग्राफ का, जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है, उसमें भी हम देखेंगे कि किस तरीके से क्यू हमें हेल्प करता है जब हम ग्राफ की बात करते हैं, जहाँ पर हमने बीएफएस यानी ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च करनी होती है।
एक सर्चिंग मेथड है जो ग्राफ के अंदर यूज़ होता है, तो वहाँ पर भी हमें क्यू जो है वो हेल्प करती है। तो ये कुछ कंप्यूटर के अंदर की एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम क्यू को अप्लाई करके और इसे यूज़ करते हैं, और कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं कि किस तरीके से क्यू हमारे लिए बेनिफिशियल होती है या हम उसे यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं क्यू के कुछ बेसिक ऑपरेशन की। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हर डाटा स्ट्रक्चर जो हम यूज़ करते हैं, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, लेकिन इन डाटा स्ट्रक्चर के साथ कुछ कॉमन टर्म्स होती हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी, जिनके मीनिंग आपको पता होने चाहिए कि यहाँ पर इस टर्म का इस डाटा स्ट्रक्चर के लिहाज से क्या मतलब है। जैसे अगर हमने बात की थी पीछे स्टैक की, कि हम यूज़ करते हैं पुश पॉप, अब क्यू के अंदर यूज़ हम करते हैं इन क्यू और डी क्यू। अब इन क्यू का क्या मतलब होता है और डी क्यू का क्या मतलब होता है? इन क्यू का मतलब है एलिमेंट ऐड करना, जिस तरह हमने वहाँ पुश की बात की थी। डी क्यू का मतलब होता है रिमूव करना, जिस तरह स्टैक में हमने पॉप की बात की थी। सो जहाँ भी इन क्यू आएगा तो आपके माइंड में फ़ौरन आना चाहिए कि हम कोई नया एलिमेंट या नया आइटम ऐड कर रहे हैं अपनी क्यू के अंदर। और डी क्यू का मतलब क्या है कि हम रिमूव करें, यानी अगर आप लाइन में खड़े हैं तो एक नया बंदा आ जाता है तो इट मीन्स ये इन क्यू हुआ, और अगर एक पहले वाला जो है वो उसका काम हो गया, वो बाहर निकल गया, तो इसका मतलब है वो डी क्यू है। सो ये इन क्यू और डी क्यू हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्रामिंग के अंदर, और यहाँ पर कुछ और आपको दो वर्ड सुनने को मिलते हैं, एक फ्रंट और एक रेयर। फ्रंट किसे कहते हैं? फ्रंट कहते हैं जो सबसे पहला एलिमेंट एंटर हुआ होता है। और फ्रंट और पीक हम क्यों यूज़ करते हैं, या पीक का हम क्यों यूज़ करते हैं फंक्शन, वो तब जब हमें देखना हो कि सबसे पहले लाइन में कौन खड़ा हुआ है, राइट? सो जो सबसे पहला आइटम है, अगर आप क्यू में देखना चाहते हैं, आपने उसे रिमूव नहीं करना होता। जिस तरह वहाँ पर हमने बात की थी ना कि स्टैक में हम सिर्फ़ देखना चाहते हैं कि कौन-सा वाला है जो सबसे आखिर में आया है। और वहाँ पर वो सबसे आखिर को देखने के लिए यूज़ होता है, यहाँ पर ये सबसे पहले वाले को देखने के लिए यूज़ होता है। सिमिलरली जिस तरह वहाँ हमने बात की थी कि इज़ एम्प्टी यूज़ होता है स्टैक को चेक करने के लिए, इसी तरह यहाँ हम इसको भी यूज़ करते हैं क्यू को चेक करने के लिए, वो खाली तो नहीं है। और इज़ फुल भी सिर्फ़ तभी यूज़ करते हैं जब आपका स्टैटिक साइज़ हो। ये भी वही बात है कि स्टैटिक डायनामिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन अगर स्टैटिक होगा तो ऑब्वियसली हमने कोई साइज़ दिया होगा, और तब भी चेक करेंगे कि साइज़ फुल तो नहीं हो गया। क्योंकि डायनामिक में तो साइज़ फ़िक्स नहीं होता, आप जितना मर्ज़ी उसको चेंज करना चाहें, जैसे करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक के अंदर ये हमें हेल्पफुल होता है। सो ये वो कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जो क्यू के अंदर हम यूज़ करते हैं, और जो आपको पता होने चाहिए कि इनका पर्पस क्या है और इन्हें हम यूज़ कैसे करते हैं। ओके, अब ज़रा हम अपनी क्यू को विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देख लेते हैं कि एक्चुअली ये किस तरीके से काम करती है और इसके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। वैसे तो आपको पिछली भी कुछ स्लाइड्स के ऊपर साइड पे इमेजेस नज़र आ रही थी, आप देख सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पर ज़रा इसको क्लियरली हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक्चुअली क्यू कैसे काम करती है। आप देख रहे हैं कि पहले हमारे पास एक क्यू है जिसके एलिमेंट हैं 2 से लेके 9 तक। 2 का एलिमेंट हमने निकाल दिया, या आइटम हमने निकाला, यानी हमने रिमूव किया, तो अब हम यहाँ कहेंगे कि हमने डीक्यू किया, यानी हमने उसे रिमूव कर दिया। अब जब डीक्यू हुआ तो वो फ्रंट डीक्यू हमेशा कहाँ से होता है? फ्रंट हेड से, जो सबसे पहला आपका आइटम या एलिमेंट होता है जो आपने इंसर्ट किया था। तो 2 हमारा डीक्यू हो गया, कहाँ से? फ्रंट का वर्ड भी आपको सुनने को मिलेगा और हेड का भी आपको वर्ड अक्सर सुनने को मिलेगा। और डी क्यू हमेशा कहाँ से होता है? फ्रंट हेड साइड, मतलब एलिमेंट से। और जो आपका इन क्यू होता है, क्योंकि वो हमेशा लास्ट पे एंटर हो रहा होता है जो नया एलिमेंट होता है, और उसको हम बैक, टेल या रियर भी कहते हैं, यानी हमेशा इन क्यू कहाँ होता है? रियर एंड पे, अ, या बैक या टेल। और जो आपका डी क्यू होता है वो हमेशा कहाँ से होता है? फ्रंट से या हेड से, यानी जो पहला, वही बात कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहला था वही हमारा सबसे पहले आउट हुआ। यानी इन क्यू अगर आपने एलिमेंट ऐड करना है तो वो लास्ट में ऐड होगा, और अगर आपने रिमूव करना है तो वो फर्स्ट से, यानी पहला जो फ्रंट और हेड एलिमेंट है वो आपका डी क्यू होगा। तो दिस इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ होल क्यू विजुअल, और यू कैन से क्यू डाटा स्ट्रक्चर। यानी ये हमारा क्यू डाटा स्ट्रक्चर को प्रॉपर्ली बता रहा है कि ये किस तरीके से काम करता है, और इसके अंदर हम कैसे इन क्यू डी क्यू परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब ज़रा डिफ़रेंस की भी बात कर लेते हैं कि अगर आपसे डिफ़रेंस पूछा जाए कि स्टैक और क्यू में क्या डिफ़रेंस है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टैक और क्यू क्या है। बेसिकली तो हम पूरा इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप कि आप ये डिफ़रेंस आप खुद भी लिख सकते हो और आपको याद हो गया होगा जितनी दफ़ा मैंने इसको रिपीट किया, कि स्टैक वर्क्स ऑन लीफो एंड क्यू वर्क्स ऑन फीफो।
स्टैक का मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आखिर में आएगा सबसे पहले जाएगा। क्यू में जो सबसे पहले आएगा वो सबसे पहले जाएगा। फर्स्ट आइटम टू बी एडेड इज़ द फर्स्ट आइटम टू बी रिमूव्ड। सो ये हमारे एलिमेंट ऐड कैसे होते हैं, स्टैक के अंदर जो नया एलिमेंट आता है वो टॉप पे ऐड होता है, और क्यू में जो आता है वो एंड पे यानी रियर एंड पे आखिर में ऐड होता है। सिमिलरली स्टैक में सबसे जो टॉप वाला है वो पहले रिमूव होता है, जबकि क्यू में सबसे फ्रंट वाला जो है वो पहले रिमूव होता है। रियल लाइफ एग्जांपल्स हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, आप कोई भी दे सकते हैं, स्टैक की, क्यू की, प्लेट्स की दे दें, बुक्स की दे दें, टिकट की दे दें, अपनी कैंटीन लाइन की दे दें। और कंप्यूटर के अंदर हम किस तरह से यूज़ करते हैं, स्टैक हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें अनडू, रीडू वाले ऑपरेशंस परफ़ॉर्म करने हों, उसमें जितनी एग्ज़ाम्पल्स हमने डिस्कस की हैं उनमें लिख लें। क्यू के अंदर हमने बात की थी कि हमारा जो है स्केड्यूलिंग के अंदर प्रिंटर्स की, और आगे हम डिस्कस करेंगे ग्राफ वाला, वो भी आप लिख सकते हैं। बीएफएस यानी ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में हम ग्राफ के अंदर जब काम करते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो अगर पेपर में आएँ तो आप लिख सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट द फुल मार्क्स। ओके, सो एंड पे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, सो दैट आई कैन क्रिएट मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। और अगर आप चाहते हैं कि इनके अंदर कुछ और एडिशन करनी चाहिए या कोई और चीज़ जो आपको क्लियर नहीं है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली क्रिएट वीडियो फॉर दैट एज़ वेल। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें। I don't think so it's going to cost you anything. And thank you for watching.